मॉर्निंग मैम। बेटा गुड मॉर्निंग। कौन कौन आया है? सोनी, मुस्कान, प्रिया। मुस्कान आप एसएसटी की हो ना? शिवानी, निक्की कुमारी लेफ्ट कर गई। चलो देखते हैं। इकोनॉमिक्स का चला हुआ था ना? आ चुके सारे बच्चे? मैम इकोनॉमिक्स की क्लास है। हाँ जी बेटा, इकोनॉमिक्स की क्लास है। सोशियोलॉजी की नहीं है। क्या? सोशियोलॉजी की नहीं है। नहीं बेटा, सोशोलॉजी की तो मैं नहीं लूंगी। मैं तो अभी एसएसटी कंप्लीट हो गया और अभी मेरी चल रही है ये इसकी इकोनॉमिक्स की। अच्छा सॉरी मैम, फिर मैं क्लास स्किप कर रही हूँ। हाँ जी, कर सकते हो। बाकी और भी बच्चे, आज इकोनॉमिक्स की क्लास है। जो इकोनॉमिक्स के नहीं है वो लेफ्ट कर सकते हैं। ओके मैम। बाकी सारे इकोनॉमिक्स के हैं। आयुषी, उर्वशी, हरि, आर्यन, गुंजा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। चलिए करें स्टार्ट। यस आगे मैम। का बच्चे ना अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में। सेकेंड यूनिट निकाल लीजिए। पेडागोजिकल एनालिसिस एंड लेसन प्लानिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मीनिंग, इंपोर्टेंस एंड स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया बीच में, ब्लूम टैक्सोनॉमी, वो लास्ट में सब एक साथ क्लास में। देखिए क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज पेडागोजिकल एनालिसिस? राइट अबाउट द लर्निंग एक्सपीरियंस मटेरियल यूज्ड इन द एनालिसिस डन बाय द सोशल साइंस टीचर। सोशल साइंस बोल लो, आप इकोनॉमिक्स बोल लो, क्योंकि आपका क्या है, जो सोशल साइंस है वो इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस के अंदर ही आपकी इकोनॉमिक्स है। ठीक है। तो देखते हैं मीनिंग क्या है। जो आपका पेडागोजिकल एनालिसिस है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका पेडागोजिकल और दूसरा है एनालिसिस। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इसका अर्थ होता है एक ऐसा एनालिसिस जो आपके शिक्षा शास्त्र यानी कि आपकी पेडागोजी के ऊपर आधारित होता है। ये वो प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक को उसके पार्ट्स के अंदर, उसके कंपोनेंट्स में बांटा जाता है। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक घड़ी के पुर्जे को अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी टीचिंग प्रोसेस में जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको अलग अलग पार्ट्स में, यूनिट्स में, सब यूनिट्स में, उनके आधार पर उनको बांट दिया जाता है। यूनिट एनालिसिस के माध्यम से करते हैं।
इस एनालिसिस प्रोसेस का उपयोग किसी विषय खास के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु या उसके छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है पेडागोजिकल एनालिसिस, दो शब्दों से निकलना है, पेडागोजी प्लस में एनालिसिस। तो ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम अपनी पेडागोजी को, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है या जो भी सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, उसको हमने क्या है इकाइस में यूनिट में डिवाइड कर दिया, हमने क्या है उसको जैसे पहले 4 यूनिट्स बना दी, यूनिट्स के अंदर भी हमने 4 चैप्टर्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ताकि हमारा जो काम है उसको हम यूनिट के ऊपर एनालिसिस कर सके, छोटे छोटे पार्ट के ऊपर बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से एनालिसिस कर सके, धीरे धीरे उस चीज को हम कर सके। तो यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक्स में किसी भी खंड का शिक्षण पेडागोजिकल नियमों को आधार बनाकर किया जाता है। एनालिसिस कार्य की इकोनॉमिक्स के विषय वस्तु खंड या इस प्रकार का विश्लेषण शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कहलाता है। यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है, जब हम इकोनॉमिक्स में पूरी को कुछ खंड में, कुछ यूनिट्स में या चैप्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उस सब्जेक्ट का पेडागोजिकल एनालिसिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके मीनिंग के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले इसने ये बोला है जो पेडागोजी नॉट ए न्यू टर्म, कोई नई टर्म नहीं है पेडागोजी हमारी। 1960 से पहले ये टर्म बड़ी ही पॉपुलर थी। ठीक है, course of the study of the in education है। Now we see the term of the pedagogy has been replaced a new term educational technology। पहले ये जो हमारी एजुकेशन पेडागोजी थी, इसको हमने फिर रिप्लेस कर दिया था बीच में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्ड इसके ऊपर यूज करने लगे थे। और 2 डिकेड 1960 से 1980 तक ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से चली, और 1980 के बाद फिर से टेक्नोलॉजी की जगह फिर से हमने पेडागोजी वर्ड का यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, शिल्पी हमारी चल रही है सेकंड यूनिट, तो आपकी रिवीजन हो सकती है। ये जो पेडागोजिकल एनालिसिस वाला है ना, आपको मैं एसएसटी में करवा चुकी हूँ, तो आपकी रिवीजन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पेडागोजिकल एनालिसिस है, then after 1980s the term pedagogy come to into exist। 1980 से पेडागोजी यानी कि आपकी जो शिक्षा शास्त्र है वह नहीं वर्ड आई। इट कम विदाउट सेइंग दैट नॉट ए न्यू कंसेप्ट फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं था पेडागोजी, ये क्या था हमारा पेडागोजिकल इनोवेशन था इन द फील्ड ऑफ द टीचर एजुकेशन। इट कैन बी कंक्लूड द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड पेडागोजी आर इंटरकनेक्टेड। दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है आपके, टेक्नोलॉजी भी और पेडागोजी भी। ठीक है, आपके क्या है, इंटरकनेक्टेड है। The pedagogy understand the meaning of educational technology। pedagogy understanding सबसे पहले हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी का भी मीनिंग होना चाहिए, क्योंकि उसी का ये दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू एनएल गेनी के अकॉर्डिंग टीचिंग इज द मोर देन साइंस because it is also involve artistic judgment about the best way to teach। teacher employ his artistic sense in his teaching। the expression of art depart from the rules and principle of science। जो एनएल ये बोलते हैं टीचिंग क्या है, मोर देन साइंस, विज्ञान से भी कुछ ज्यादा है। बिकॉज इसमें क्या होता है, हमारी कला, हमारी जजमेंट करने का तरीका, उस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं। तो जो टीचर है जब अपनी टीचिंग के अंदर अपनी इस कला को, इस सेंस को यूज करता है, तो इस आर्ट डिपार्टमेंट को जो प्रिंसिपल तो क्या है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए वह कुछ कला का यूज कर रहा है और कुछ साइंस के प्रिंसिपल को ले रहा है। तो जिस तरीके से इस माध्यम से जब वह पढ़ा रहा है, तो वो क्या कह रहा है, आपका पेडागोजिकल एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा मीनिंग पेडागोजिकल एनालिसिस, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का अर्थ। विज्ञान आज हमारे जीवन के सभी पहलुओं में डायरेक्ट रूप से हमें इफेक्ट कर रही है। आज दिन प्रतिदिन हमारे जितने भी कार्य हैं हम वो टेक्नोलॉजी की सहायता से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस से हमारा अभिप्राय है कि एक टीचर के द्वारा अपनी सभी टीचिंग मेथड जिनके माध्यम से टीचर को
टीचिंग करवानी है उसको और ज्यादा सरल और इफेक्टिव तरीके से पूर्ण करने में सक्षम हो पाता है। यानी कि पेडागोजिकल एनालिसिस की सहायता से एक टीचर जो उसको पढ़ाना है वह और अधिक शिक्षित क्या कर सकता है, अपना जो टीचिंग मेथड है उसको और इजी और इफेक्टिव बनाने के लिए महत्वपूर्ण तरीकों को, आर्ट और साइंस, ये सारी चीजों को मिक्स करता है ताकि उसका क्या है, ज्यादा से ज्यादा सरलता से वह उस टॉपिक को समझा सके। तो ये था इसका पेडागोजिकल एनालिसिस का मीनिंग। अब देखते हैं इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या एस्पेक्ट है और उसके बाद क्या क्या मटेरियल यूज होता है हमारा। देखिए भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या बताया गया है विशेषताओं में, इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व इमोशनल फीलिंग और एक्शंस इसके अंदर शामिल होते हैं। हमारे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों डोमेन हमारे इसके अंदर इससे संबंधित और कॉग्निटिव हमारा दिमाग, अफेक्टिव और हमारा साइकोमोटर, ठीक है, हमारे भावनात्मक पहलू, हमारे ज्ञानात्मक और तीसरा पहलू और था हमारा अफेक्टिव, ये सारे इससे में शामिल होते हैं। लॉजिकल एज वेल एज इंपेरिकल अप्रोच है ये, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच इसको हम मानते हैं, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं। टेक्निक एंड द मैक्सिमस ऑफ टीचिंग है ये, इसमें आपके एटीट्यूड, वैल्यू, बिलीफ्स, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसीज होती हैं। बोथ माइक्रो अप्रोच और मैक्रो अप्रोच दोनों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। इट हैज आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक वैल्यूज के अंदर होती है, आर्टिस्टिक, कलात्मक और एस्थेटिक वैल्यूज का भी प्रयोग कर रही है। इन्वायरमेंटल फैक्टर होती है, हेयरबिलिटी फैक्टर इसके अंदर आता है। इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के ऊपर एंड एक्चुअलाइजेशंस के ऊपर ये बेस्ड है। इट इज द कंटेंट, रोल, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर होती है। इट इंक्लूड एक्शन एंड एक्टिविटी फॉर सोशल एंड इमोशनल क्लाइमेट, ये दोनों एक्शन और एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पेडागोजिकल एनालिसिस। देयर आर द मेजर एस्पेक्ट, क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको पेडागोजी की नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा पेडागोजिकल प्रैक्टिस होती है, फिर आती है आपकी पेडागोजिकल बिलीफ्स आता है, उसके बाद लैंग्वेज टेक्निक मेथड इनवॉल्व द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ द क्वेश्चन आंसर टेक्निक, रीडिंग लाउड, मॉडल रीडिंग, अवेयरनेस ऑफ ग्रामर रूल्स, pronunciation drill technique, silent reading, sportive device, correlation with other subject, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल यूज्ड इन एनालिसिस डन बाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के द्वारा कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, देखो भाई, कंटेंट एनालिसिस ऑफ द टॉपिक और यूनिट कंसेप्ट, उसके बाद है सेटिंग द टीचर और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद है सजेस्ट मेथड, टेक्निक, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, एड एंड इक्विपमेंट्स आर हेल्पफुल इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ द टॉपिक एट हैंड, सजेस्ट एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन डिवाइस को सजेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसने बताया है इकोनॉमिक्स में क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं हम एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले अपनी यूनिट और टॉपिक कंसेप्ट को चूज करना है इकोनॉमिक्स को, टीचर को जो वह पढ़ाना चाहता है, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, उसके बाद आपको मेथड्स, टेक्निक, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के इक्विपमेंट जो भी आपको जरूरत पड़े उन चीजों का आपको उपयोग करना है, सजेस्ट एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी क्वालिटीज ऑफ ए टीचिंग लर्निंग, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एक तो मैनेजिंग क्लासरूम एक्टिविटी होनी चाहिए, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टीचिंग में ताकि समय के अकॉर्डिंग उसमें हम चेंज कर सकें, वार्मथ एंड एक्सेप्टेंस इन टीचिंग होनी चाहिए, उसके बाद डायनेमिक इन टीचिंग स्टाइल डायनेमिक होने चाहिए, उसके बाद आपकी क्रिएटिव टीचिंग स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। और लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या क्या होना चाहिए, टीचिंग ऑब्जेक्टिव कंसर्न विद द टॉपिक, जितने भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव है वे हमारे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, आउटलाइन द रिलेटेड कोर्स की आउटलाइंस होनी चाहिए, मैक्सिमाइज ऑफ द टीचिंग एंड टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक एंड होमवर्क, टीचर रोल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे चीजें उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, टीचर का क्या रोल है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या सब्जेक्ट है, उसी को रिलेट करके होना चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
subject. शिल्पी माइंड कर दो बेटे। Yes, sir. अब देखो भाई, नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंस। ये क्यों इम्पोर्टेंट हमारे लिए पेडागोजिकल एनालिसिस, क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो क्या है, इसमें दे रखा है, इसकी सहायता से जो टीचर है वह अपनी टीचिंग की जो प्रोसेस है उसको बड़े अच्छे से कर सकता है। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग के लिए। दूसरा है आपका जो आपकी बुक में दे रखा है डायग्राम, इफेक्टिव टीचिंग के लिए इवैल्यूएशन डिवाइस के तौर पर यूज होता है। मेथड एंड डिवाइस ऑफ टीचिंग, क्या क्या मेथड हमें यूज करने हैं, क्या क्या डिवाइस हमें टीचिंग में यूज करनी है, वो इसके अंदर यूज होता है। कंटेंट मटेरियल ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, और टीचिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजों को इसमें देखा जाता है। यानी कि लर्निंग के जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने में सहायता करता है। दूसरा, हमारा जो भी सिलेबस है पाठ्यक्रम उसको प्रभावी ढंग से, जितना भी मटेरियल है सब्जेक्ट कंटेंट मटेरियल है वह इफेक्टिव तरीके से अच्छे से क्या है यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद है मेथड एंड डिवाइस ऑफ टीचिंग, क्या क्या हमें कौन कौन से मेथड अपनाए हैं जिससे हमारे टीचिंग इफेक्टिव तरीके से जाए और बच्चों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सर्वोत्तम रूप देना, ये भी एनालिसिस का विशेष महत्व है। टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक है, टीचिंग के फैक्टर्स हैं, उसमें उपयुक्त क्या करना है, हमें तालमेल बिठाना है जिससे क्या हो सके, वांछित व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और जो एनालिसिस करने वाला टीचर उसको भी प्रोत्साहन प्रदान करें। कोई भी लर्निंग पूर्ण रूप से तभी सक्सेस होती है जब टाइम टाइम पर हम उसका क्या कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो इवेल्युएशन डिवाइस का भी इसके अंदर यूज होना चाहिए। उसके बाद है बस इतने ही हैं, 4-5 पॉइंट है। माइक ऑफ कर दो बेटे। उसके बाद आते हैं आपके पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ मेथड, काइंड ऑफ टीचिंग मेथड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आप देखो भाई कौन कौन से आपके मेथड यूज कर रहे हो आप। एक तो आपका बेटा पेज नंबर 55 पे आप गई हो, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव होते हैं, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव होते हैं और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो टाइप ऑफ मेथड क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, नोइंग इंस्ट्रक्शनल मेथड, फीलिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड, डूइंग इंस्ट्रक्शनल मेथड। एक तो नोइंग जानकारी हासिल करके वो वाला मेथड यूज करके, दूसरा है फीलिंग उन चीजों को फील करके, एक है डूइंग खुद करके। ठीक है, ये चीजें इसने बताई है। एक टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं आपकी क्लास में, और एक ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं आपकी क्लास में। उसके बाद आता है टीचिंग मेथड होते क्या है, यानी कि टीचिंग का वो स्टाइल जिसमें हम अपनी क्लासरूम में अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह टीचिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग है तो मेथड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल एंटिटी देन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन मैनर एंड द मेथड इन रियलिटी दे फॉर्म एन ऑर्गेनिक होल एंड मैटर determine method analogous then as objective determines means content and spirit determines style and form of literature। ठीक है, तो क्या है टीचिंग मेथड, क्या होती है जब हम अपनी क्लासरूम में हमें रिप्रेजेंट करना है अपने टॉपिक को, तो वो टीचिंग मेथड में करना है। तो इसमें क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो आप अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, तो सब्जेक्ट मैटर की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, टीचिंग की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, टीचिंग बिहेवियर की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा आपको उसको एक्सप्रेस करने की टीचिंग की स्किल्स होनी चाहिए, थर्ड आपके अंदर बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपका टीचिंग बिहेवियर होना चाहिए, लगे कि आप एक टीचर हो। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे लास्ट में प्रॉब्लम लेके आते हैं तो सॉल्व करने की कॉम्पिटेंसीज भी आपके अंदर होनी चाहिए। दोज कॉम्पिटेंसी डेवलप द क्वालिटी ऑफ टीचिंग which are connected to the next as well as instructional method. They competencies and quality of teaching help the teacher to understand 4 stages of learning। इसमें 4 स्टेज आती है हमारी लर्निंग की। सबसे पहले तो लर्निंग टू नो, लर्निंग टू लर्न, ठीक है, उसके बाद है लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लाइव इन द कोऑपरेशंस। ठीक है, सीखना, जानकारी के लिए सीखना, ठीक है, करके सीखना, और क्या है दूसरों के सहयोग के साथ सीखना।
ये सारी चीजें। लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या क्या बताया गया है? टीचिंग ऑब्जेक्टिव कंसर्न विद द टॉपिक, आउटलाइन द रिलेटेड कोर्स, नेक्स्ट ये तो पॉइंट पहले आ चुके हैं। क्लासिफाई द पेडागोजी। पेडागोजी होती है आपकी आर्ट बेस्ड पेडागोजी होती है और एक साइंस बेस्ड पेडागोजी होती है। तो आर्ट बेस्ड में क्या होती है, साइंस बेस्ड में क्या होती है, देखते हैं भाई। सबसे पहले आर्ट बेस्ड में टीचिंग इज एन आर्ट, आर्ट की तरह से टीचिंग एज ए साइंस, टीचर्स आर दे कैन बी प्रिपेयर्ड एंड ट्रेन। ये तो क्या बोलते हैं, जो आर्ट वाली तो बोलते हैं टीचिंग जन्म से ही टीचर पैदा होते हैं। साइंस वाले बोलते हैं ये गलत बात है, टीचर को हम बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं उनको, ठीक है। ये इसमें मैक्रो अप्रोच है और उसमें माइक्रो अप्रोच है। एमएस स्टडी ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, आर्ट बेस्ड में हमारी फीलिंग और इमोशंस की स्टडी को बोलते हैं, और ये बोलते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा हम एक्चुअल टीचिंग करते हैं। उसमें है आर्ट बेस्ड में एटीट्यूड, बिलीफ और वैल्यू आर गिवन, इंपॉर्टेंट होती है। एटीट्यूड, बिलीफ्स एंड वैल्यूज आर नॉट गिवन, मच इंपॉर्टेंट नहीं होती। इट फॉलो फिलोसफिकल प्रपोर्शंस होता है, उसमें साइंटिफिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इट फॉलो फिलोसफिकल प्रपोर्शंस, इट फॉलो साइंटिफिक रूल एंड प्रिंसिपल। इसमें आर्टिस्टिक और एस्थेटिक सेंस होती है, उसमें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट होता है। आर्ट बेस्ड में क्या होता है, स्ट्रेस और हेरिडिटी फैक्टर होता है, उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, उसमें अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन होते हैं, उसमें कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन होते हैं। इसमें रिकमेंड्स इन्वॉल्वमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर, और उसमें रिकमेंड ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लर्नर होती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एडवांटेजेस या मेरिट ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस की, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या लाभ है। सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑफ द कंटेंट, क्या कंटेंट हमें पढ़ाना है, कैसे करके, क्योंकि हमने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया ना इसमें, तो हमें जो अपना कंटेंट है वो क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद क्लैरिटी अबाउट ऑब्जेक्टिव, हमारे क्या उद्देश्य है ये भी हमें स्पष्ट हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ द टीचिंग मेथड, डिवाइस एंड स्किल की आसानी, जब हमें ये पता है टॉपिक पढ़ाना है तो हम क्या है अपने टीचिंग मेथड का सिलेक्शन, क्या क्या डिवाइस मुझे यूज करनी है, कौन सी स्किल्स मुझे यूज करनी है, उसका पता लग जाता है। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द टीचिंग मटेरियल को प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टूल एंड टेक्निक इन द इवैल्यूएशन, हमारी जो डेवलपमेंट के टूल्स एंड टेक्निक है इवैल्यूएशन के, वो इसमें यूज है, ठीक है। तो ये थे आपके इसके मेरिट्स ऑफ एनालिसिस। उसके बाद है पेडागोजिकल एनालिसिस में कुछ आपके 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो मेन जिसके ऊपर आपकी पेडागोजिकल एनालिसिस घूमता है। तो वो 4 पॉइंट हैं आपके, सबसे पहले तो है आपके कंटेंट एनालिसिस होना चाहिए, पेडागोजी कंटेंट। दूसरा है बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स, एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद है आपका सेटिंग ऑफ द टारगेट एंड उसके बाद आपका इवैल्यूएशन। सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए, पेडागोजिकल कंटेंट, ठीक है, विषय वस्तु का विश्लेषण होना चाहिए। आपको क्या है, कंटेंट एनालिसिस, सबसे पहले कोई भी जो सब्जेक्ट है उसका एनालिसिस किया जाता है और फिर उसके आगे उस एनालिसिस को, उस एनालिसिस प्रोसेस में निम्न प्रकार समझा जाता है। सबसे पहले तो क्या है, उस चीज का अर्थ देना, फिर उसकी क्या प्रस्तावना है, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं हम, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। उसके बाद बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स देखी जाती हैं कि जो मैंने कंटेंट जो मैंने बनाया था, ठीक है, डिसाइड किया था, टर्न द डिसीजन अबाउट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो मेरा क्या डिसीजन है उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग। इन बिहेवियरल आउटकम, कि जो मैंने कंटेंट बनाया, पहले में जो कंटेंट किया था उसको अब मेरे बिहेवियर टर्म में मुझे कुछ समझ में आया या नहीं आया, मेरे बिहेवियर में चेंज हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या है, प्यूपल सब्जेक्ट नॉलेज होती है, उनको वोकेशनल कैपेबिलिटी होती है, उसको पेडागोजिकल ट्रेडिशन ऑफ टीचिंग बोलते हैं। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए भी हम बच्चे को सिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर बच्चे की अलग अलग इसमें प्लानिंग, आइडेंटिकल या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के ये को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। फिर सेटिंग टास्क, किस बच्चे को क्या टास्क दिया जाना है, अप्रोप्रिएट एंड डिमांडिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल लर्निंग मोटिवेशन। उसके बाद है आपके सेटिंग क्लियर टारगेट होना चाहिए, प्रोवाइड आपको लेसन प्लान, ये सारी चीजें, मेकिंग यूज ऑफ टीचिंग मेथड्स, ठीक है।
उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं कि जो सारी प्रोसेस अब तक हमने की है वो समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, तो ये था आपका पेडागोजिकल एनालिसिस के रिगार्डिंग। पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, क्या मीनिंग है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका प्रोसेस है। ठीक है, उसके क्लियर है सबको। मैम कुछ ना, ये वाले पॉइंट में रिलेट सा नहीं कर रहा कुछ। एक मिनट और राम, मैं एक बार ना फैन ऑफ कर दो बेटा, मेरे को ना सुनाई नहीं दे रहा। अब बोलो राम। मैम ये वाले क्वेश्चन में ना कुछ रिलेट सा नहीं कर रहा, बस पेडागोजी का बस यही समझ में आया कि टीचर की अप्रोच क्या है और वो कैसे यूनिट में डिवाइड हाँ करता बस है और वो इसमें कैसे यही है समझता बेटा। है चीजों को। अब जैसे आप ये करोगे ना, टॉपिक वाइज करके देखोगे, तो इसमें बस यही दे रखा कि पहले आपको पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब यही है कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है क्लास के अंदर, कौन कौन से मेथड आपको अपनाने हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इसने बोला ना सबसे पहले कंटेंट होना चाहिए, फिर आपका क्या है, आउटकम एक्टिविटीज वगैरह, लास्ट में आप इवेलुएशन, और क्या क्या इसके यूजेस हैं, ये सारी चीजें आप इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये करते हो। इवेल्युएशन डिवाइस, आपका जो भी मटेरियल ऑफ सब्जेक्ट है वो सही तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दो, क्या क्या मेथड डिवाइस यूज करनी है, टीचिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इन सब के लिए मेन बात तो ये है कि किस तरीके से आपको अपने टॉपिक को क्लियर करवाना है, ये बात है। अगर छोटा सा जस्ट मीनिंग देखें तो हमें किस तरीके से अपने टॉपिक को क्लास में रिप्रेजेंट करना है। मैम जैसे हमने लेसन प्लानिंग पढ़ी थी, उसमें भी तो यही सारी चीजें थी, क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक वो जनरल वाले, राम टीचिंग हमने मेथड। रिटन फॉर्म में बनाया यस मैम। और ये इसका oral form। ठीक है। अब आप थोड़ा सा जैसे अभी के टॉपिक दे रखे हैं इन्होंने अलग अलग, उन टॉपिक के जरिए समझो इसमें क्या क्या है। आपका टॉपिक है फर्स्ट वांट एंड देयर क्लासिफिकेशन, लो ऑफ रिटर्न पॉपुलेशन वाला आएगा, नेशनल इनकम वाला आएगा, फिर लेसन प्लान है आपके। तो सबसे पहले टॉपिक है शिल्पी। अब आपके काम का इसमें कुछ नहीं है क्योंकि अब इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हो गया बेटे। Yes, madam. ठीक है, अब आप लीव कर सकते हो, Yes. नहीं तो फिर आप अपने टॉपिक में भी कंफ्यूज रहोगे। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Yes, madam. Yes. और लीव करना चाहो तो लीव कर सकते हो। देखो भाई, आपको नहीं दिया पेडागोजिकल एनालिसिस एंड डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक हैं तो उनका आप पेडागोजिकल एनालिसिस किस तरीके से करोगे। तो फर्स्ट आपका टॉपिक दे दिया वांट्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। ये टॉपिक आ गया भाई आपका, आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वांट एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, हाउ डज द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक वांट एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो आंसर में शुरू किया, ह्यूमन वांट आर सर्टेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द एक्सप्लेन्ड बिलो। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक के बारे में हमें लिखना है यहाँ पे कि वांट्स क्या होती हैं, उसके बारे में क्या होता है। ठीक है, ये एक मिनट रुको, मैं दूसरी बुक देखती हूँ, उसमें बड़े अच्छे से क्लियर किया था। देखो ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है ना, ये एसएसटी की बुक में बड़े अच्छे से दे रखी है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले मैं पॉइंट लिखवाऊंगी वो कर लेंगे। सबसे पहले आपने वांट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन है, उनका टॉपिक आपको लिखना है, वांट्स क्या होती हैं। ठीक है, वांट्स आर, ये वांट्स के बारे में लिखोगे कि हमारी इच्छाएं या हमारी आवश्यकताएं क्या होती है, उसके बारे में लिखोगे। उसके बाद उसकी थोड़ी सी जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना जो आप लिखना चाहो। जैसे इसमें देर का वांट्स आर अनलिमिटेड, कांट बी टोटली सेटिस्फाइड, वांट्स आर हमारे
क्या है ये कंप्लीट एंट्री, wants are effective by advertisement, want are competitive, many wants become habit, many wants of the result of the wants change according to the time, place and person, human want का चार्ट दे दिया। कुछ प्राइमरी वांट्स होती है, कुछ सेकेंडरी वांट्स होती है, नेसेसरी, कंफर्ट, लग्जरी, फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर। देखो इसने आपको पेडागोजिकल एनालिसिस का कुछ भी यहाँ पे नहीं करवाया इस क्वेश्चन में, जस्ट आपका क्या कर दिया, जो टॉपिक था वांट्स एंड देयर नीड्स क्लासिफिकेशन वाला सिर्फ उसके बारे में बताया। पेडागोजिकल एनालिसिस में आप एक तो पॉइंट लिख लो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंटेंट एनालिसिस करना है, ठीक है। मान लो चाहे आपका एसएसटी का टॉपिक है, चाहे आपका कॉमर्स का टॉपिक है, चाहे किसी का भी टॉपिक है, यही 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। मान लो सबसे पहले तो जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक के बारे में लिखोगे, वांट्स का दिया है वांट्स के बारे में लिखोगे, पॉपुलेशन का दिया है पॉपुलेशन के बारे में लिखोगे, नेशनल इनकम का दिया है तो पहले उस टॉपिक को क्लियर करोगे आप आधे पेज में या 1 पेज में उसके बारे में लिख दोगे। उसके बाद आपका पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द अपर टॉपिक। सबसे पहले पॉइंट लिखो कंटेंट एनालिसिस। पहला क्या है, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस। दूसरा लिखो आप बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो ना साथ साथ? यस मैम। ये बेटा आपके बुक में नहीं दे रखा है, एसएसटी वाले बुक में से मैं बता रही हूँ, क्योंकि एसएसटी वाली में पेडागोजिकल एनालिसिस बड़े अच्छे से दे रखा है और तुम्हारा भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स उसी का पार्ट है। तो फर्स्ट बनाते हैं कंटेंट एनालिसिस, दूसरे में आपने लिखा आपका बिहेवियर ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो या खाली ऑब्जेक्टिव याद रह जाए तो खाली आप ऑब्जेक्टिव, लेकिन बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। थर्ड में आप लिखोगे आपके टीचिंग मेथड या जो भी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट जो आप ले रहे हो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिख लो आप टीचिंग मेथड, एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट, या खाली टीचिंग मेथड भी लिख सकते हो। और लास्ट में आएगा आपका इवैल्यूएशन। जो 4 आपने ये वांट्स वाला टॉपिक करने से पहले जो किए हैं ना, पहले वाला क्वेश्चन किया है उसी के अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो अब आपका वांट्स वाला टॉपिक लिख लिया आपने, अब इसको देखते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस के जरिए करके। तो सबसे पहले लिखा हमने कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट एनालिसिस में आप कुछ क्वेश्चंस बना दोगे। सबसे पहले तो जो हमारा कंटेंट दिया गया है उसका पेडागोजिकल एनालिसिस किया जाता है। पेडागोजिकल एनालिसिस यानी कि सबसे पहले उसके बारे में हमने लिख दिया। उसके बाद देखो भारत के अंदर खराब विभिन्न विविधता पाई जाती है। सबसे पहले तो बताएंगे कि वांट्स अलग अलग, पहला क्वेश्चन आपने लिखा कंटेंट एनालिसिस में वांट्स का क्या अर्थ होता है, ठीक है। वांट्स हमारी क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किस किस उससे ये होती हैं, मतलब हमारी प्राइमरी वांट्स हैं, सेकेंडरी वांट्स हैं, हमारी लग्जरी से संबंधित नीड्स हैं या कंफर्ट से संबंधित नीड्स हैं, ठीक है। इसके बारे में लिखोगे। कंटेंट एनालिसिस में जस्ट आपके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको आप पॉइंट की फॉर्म में यहाँ लिख दोगे। तो मुझे बताओ आप इसमें क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो वांट्स में, ह्यूमन वांट्स के ऊपर? सोचो एक आधा पॉइंट, तभी तो कंटेंट एनालिसिस करना सीखोगे। Satisfaction of one want leads to another want. Like वो मैस्लोस की हायरार्की थ्योरी है ना, उसके अकॉर्डिंग वैसे ही। अब तुम क्या करोगे कंटेंट एनालिसिस में ना, आपको जो टॉपिक दिया गया ना उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट बनाने हैं। अब जैसे आपके में आता है एक टॉपिक और है पॉपुलेशन का टॉपिक है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के टॉपिक में अब दोनों को ना साथ साथ लेके चलना, समझना है आपको। पॉपुलेशन का टॉपिक है, सबसे पहले आपने पॉपुलेशन के बारे में लिख दिया सारा, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, कैसे इफेक्ट होती है, भारत की जनसंख्या, ये वो फलाना टिमकाना, इतने सालों में हम पॉपुलेशन के बारे में सर्वे करते हैं, फिर पॉपुलेशन का ये करते हैं। अब कंटेंट एनालिसिस की फॉर्म में देखो पॉपुलेशन के बारे में, या जैसे वांट्स का सारा आपने एक पेज भर दिया, वांट्स क्या होती है कैसे क्या है। कंटेंट एनालिसिस में आप आओगे तो ये लिखोगे सबसे पहले तो
हम जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसका एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले देखो जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का महत्व, ठीक है, ये पॉपुलेशन के अंदर आ गया कि जो हम पॉपुलेशन से जितने भी रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये पॉइंट लिखा आपने। दूसरा आपने लिखा कि जो हम जनगणना कर रहे हैं, जो सेंसस मेथड अपना रहे हैं उसका क्या औचित्य है। आप डेंसिटी की क्या स्थिति है ये आप बना सकते हो। आपने पूछा कि जो हमने पॉपुलेशन की काउंटिंग की है उसमें हमारे कितने मुस्लिम में आ रहे हैं, कितने धर्म के आधार पर क्या संरचना है, जाति के आधार पर ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की क्या तुलना है, ठीक है। तो इस टाइप के अपने क्वेश्चन बना दिए कंटेंट एनालिसिस में। उसके बाद आप आए बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स में। तो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में क्या है कि हमें बच्चों की बिहेवियर में चेंज करना है। पहले जो क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर बच्चे को हमें आंसर समझाने हैं कि जैसे भारतीय जनसंख्या के विविध पहलुओं की समझ उत्पन्न करना बच्चों के अंदर। जो पहले क्वेश्चन क्या था, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का महत्व। तो इसके बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा कि बच्चों को जनसंख्या संबंधी जितने भी आंकड़े हैं उनके प्रति समझ उत्पन्न करना। दूसरा मेरा पॉइंट था जो जनगणना है उसके बारे में बताना। तो इसमें क्या है, जनगणना का औचित्य समझाने की कोशिश करना। यानी कि कंटेंट एनालिसिस में अगर आपने 5 क्वेश्चन बनाए ना तो आपको बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में उन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर बच्चे को समझाना है, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन किया था कि जनघनताओं की डेंसिटी की बात आई थी। तो यहाँ पर हम बिहेवियर चेंज में या बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि बच्चों को जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, उसके बारे में सिखाना। अगला हमारा जो भी हमारे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या उसकी तुलना करना। तो लास्ट में हम यही बताएंगे बच्चे को कि ग्रामीण इलाके में कितनी जनसंख्या रहती है, शहरी में कितनी रहती है और उनकी लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है, उनके आपस में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई है, पल्ले पड़ी है। यहाँ तक यस मैम, पूछा आगे। समझ में आ रहा है बेटे? राम कुछ समझ में आ रहा है बेटे? यस मैम, समझ तो आ रहा है, लेकिन ना अगर ये वाला क्वेश्चन अगर बुक में दिया होता ना तो फिर सेकंड रीडिंग पे और अच्छे से क्लियर हो जाता। नहीं तुम्हारे को दे रखा, मैं अभी जैसे ही पढ़ाऊंगी ना इसकी तुम ना फोटो क्लिक कर लेना। मतलब लक्ष्मी पब्लिकेशन है मेरे पास, इसमें तो बस वही जैसे आपने बताया ह्यूमन वांट्स के बारे में बस बेसिक बता बस रखा है। नोट्स के बारे में कहा है, पेडागोजिकल एनालिसिस कुछ भी नहीं कर रखा। ये आपकी जो इकोनॉमिक्स वाली बुक है ना इसमें पेडागोजिकल एनालिसिस कर ही नहीं रखा। बस जस्ट वो टॉपिक दे रखा, उस टॉपिक को ही इसने डिटेल में वो कर दिया डिफाइन। टॉपिक तो मुझे पहले से ही पता है, इसके बारे में तो मैं बुक से ज्यादा देख सकता हूँ। हाँ लेकिन तो हमें मेन यहाँ तो वो पर था मूवी ना। में छोड़ा कि वो पेडागोजिकल एनालिसिस है, ठीक है। तो आपके ये हाँ पॉइंट है, ये तो आपने पढ़ रखे हैं। तो अब देखो, अब आपने कंटेंट एनालिसिस बना लिया, उसके बाद आ गया आपका बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। याद है थर्ड में आते हो आप टीचिंग मेथड, या क्या क्या एक्टिविटी आप करवाने वाले हो, क्या क्या एक्सपेरिमेंट आप करवाने वाले हो। अब देखो भाई टीचिंग मेथड में आप क्या देखोगे, टीचिंग मेथड में पॉपुलेशन के ऊपर क्या क्या अपना सकते हो कि जनसंख्या संबंधी विभिन्न पहलुओं का ज्ञान संचय करने के लिए बालक को सबसे पहले तो हमें सी पे बनाना ताकि बच्चे को वो चीज समझ में आ जाए। या फिर क्या है, बच्चे को वाद विवाद हमने डिबेट करवा दिया जनसंख्या के ऊपर। या फिर हमने बच्चों को क्या है चार्ट की सहायता से हमने समझा दिया, चार्ट की सहायता से हमने शेड्यूल कास्ट ये अलग अलग कास्ट के बारे में बता दिया, टेबल के माध्यम से दिखा दिया हमें, ठीक है। वृद्धि दर अनुपात को समझाने की सक्षमता बता दी और ये बता दी चार्ट के थ्रू या मैप के थ्रू हमने ये बताया बच्चे को ग्राफ के थ्रू कि भाई ग्राफ बढ़ रहा है, इस साल में हमारी जनसंख्या बढ़ी फिर हमारी घटी या कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो ग्राफ के जरिए बच्चों को समझाना। तो इसमें हम टीचिंग मेथड को देखेंगे। अब देखो तेरा जैसे ये तो था पॉपुलेशन वाला, अब तुम्हें करना है टॉपिक कौन से वाला, वांट्स वाला टॉपिक चल रहा था। तो वांट्स वाले टॉपिक को समझाने के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले तो यही बात समझाएंगे कि वांट क्या होती है। भाई तुम अपनी कंजम्पशन के लिए, अपनी कंफर्ट के लिए किसी चीज को चाहते हो तो वो तुम्हारी नीड या वांट्स है। जैसे तुम्हारा क्या है
एसी खरीदने की नीड हो रही है तुम्हें, अब गर्मियां आ गई हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारी वांट्स है, तुम्हारी, तुम उसको चाहते हो इस साल खरीदना। तो टीचिंग मेथड में बच्चों को, चलो हमें एसी का एग्जांपल लेके कंप्लीट करके देखने की कोशिश करते हैं इसको, कि टीचिंग मेथड में टीचर क्या बताएगा कि भाई आप एसी तो लगवा रहे हो, लेकिन उसको समझाएगा कैसे। एक तो ग्राफ दिखाएगा कि भाई हर साल इतने एसी आपकी वाट है, तो एसी इतने क्या हो रहे हैं आपके। एक तो बताएगा कि अलग अलग कंपनी के ये एसी है, इनका ये प्राइस है, तो उनका आपको चार्ट दिखा सकता है, इंक्रीज हो रहा है हर बार। तो लेकिन उसके साथ साथ किस तरीके से आप बच्चे को समझाओ कि ये मेथड इसके अंदर देखना है, ठीक है। ग्राफ के जरिए शो कर सकते हो कि हर साल क्या है, हमारी गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, तो एसीज की सेल इतनी हो रही है। आप अपनी वाट के अंदर भी ग्राफ के जरिए शो करते हो कि पिछले साल मेरी वाट इतनी थी और इस साल बढ़ के इतनी हो गई है, मेरी पिछले साल इनकम इतनी थी अब बढ़ के ये हो गई है, ठीक है। या फिर हम क्या है, इसके ऊपर डिबेट भी रख सकते हैं कि भाई वांट्स क्या होती है इसके ऊपर, तो बच्चे अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करेंगे। या फिर क्या है, आप क्वेश्चनेयर के माध्यम से आप अपनी क्लास में इस चीज को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो जो जो चीज, जो जो मटेरियल, या फिर आप क्या है, बच्चे को ओवरहेड प्रोजेक्टर पे भी आप एक किसी स्टोरी के थ्रू वांट्स या उसके बारे में सिखा सकते हो। तो जो जो मेथड यूज करने हैं आप, या फिर बच्चे को आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि भाई आप अपने इलाके में देखो कि इस समय किस चीज की मेन नीड है, इस चीज की मेन वांट्स है, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है आपके इलाके में आसपास, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वहां पर एसी हो, कहीं पर ये हो सकता है कि जो रोड है वो इतना खराब पड़ा हो, तो वहां पर मेन वांट्स क्या हो जाएगी कि उस रोड को ठीक करो, ठीक है। तो ये वाला मेथड। लास्ट में आता है आपका इवैल्यूएशन प्रोसीजर। तो इवैल्यूएशन प्रोसीजर में क्या है, क्लासरूम में टीचिंग कार्य समाप्त होने के बाद अध्यापक छात्रों से इवैल्यूएशन करने की कोशिश करता है। यानी कि जैसे ही आपका टॉपिक खत्म हुआ, मेरा टॉपिक खत्म हुआ, तो एक तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपने अभी तक जो पढ़ा है ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में फिलअप आ गए, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, ट्रू फॉल्स आ गए, मैच इट आ गए। तो ये आ जाएगा आपका इवैल्यूएशन, जिसमें आप ऐसे टाइप क्वेश्चन बना दोगे। आपका पॉपुलेशन का टॉपिक था या वांट का टॉपिक था, तो आपका पॉपुलेशन पे आ गया कि 2011 की जनगणना पर प्रकाश डालिए, 2011 की जनगणना में धर्म से आधारित आंकड़े कितने थे, तो ऐसे ही आपने बना दिया। वांट्स क्या होती है, क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ वांट्स, आपने लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया। उसके बाद आपके आगे शॉर्ट क्वेश्चन बनाओगे आप। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने बोल दिया कि ओनली वांट्स के बारे में पूछ लिया, या फिर ये पूछ ले प्राइमरी वांट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी वांट्स क्या होते हैं, इस टाइप का आपने क्वेश्चन ले दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके फिलअप आ सकते हैं, ठीक है, फिलअप की फॉर्म में, या फिर आप एमसीक्यू दे सकते हो जो आपके टॉपिक से रिगार्डिंग, और लास्ट एक मैच इट वाली आप दे सकते हो। बस ये आपका पेडागोजिकल एनालिसिस है। कोई भी सब्जेक्ट लिया, कोई भी टॉपिक दिया आपको, चाहे आपका क्या है, लो ऑफ रिटर्न है, पॉपुलेशन है, आपका नेशनल इनकम है, ठीक है, तो उनके ऊपर पहले टॉपिक को आप लिखोगे, फिर उसके बाद पेडागोजिकल एनालिसिस में कंटेंट एनालिसिस लिखोगे। कंटेंट आपका टॉपिक से ही रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन इसके अंदर आप डालोगे। सेकंड में आप बिहेवियर ऑब्जेक्टिव लिखोगे, जो आपने 4-5 टॉपिक कंटेंट में डाले थे उन्हीं का आंसर यहाँ पर समझाते जाओगे कि हम बच्चे को इसके बारे में जानकारी देंगे, बच्चे को इसके बारे में जानकारी देंगे। थर्ड में आपका टीचिंग मेथड, कि आपको बच्चे को नेशनल इनकम समझाना है, तो बच्चे को किस तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें नरेशन ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर, सॉरी इवैल्यूएशन आ गया, उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आप क्या नेशनल इनकम से रिलेटेड बनाओगे, शॉर्ट आंसर भी, फिलअप भी उसी से रिलेटेड, एमसीक्यू भी, और मैच द फॉलोइंग, ठीक है, वो करना है। इसके साथ साथ आपके में इसका जो मीनिंग दे रखा है, नेशनल इनकम मीनिंग, मेथड ऑफ मेजरमेंट, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है, ठीक है। पेडागोजिकल एनालिसिस आपको लास्ट में लिखना है इसका। Population का growth pattern, problem of overall population, density of population, law of return, wants and their classification, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। लेसन प्लान आप लोग पहले कर चुके हो। अब मैं ना इसको एक बार इधर कर रही हूँ, आप इसका वो ले लेना। देखो मान लो जैसे ये पॉपुलेशन का टॉपिक है, दिख रहा है आप लोगों को?
मैम क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। देखो दिख रहा है? देखो पहले तो जस्ट पॉपुलेशन के बारे में इसने बता रखा है पूरा, पॉपुलेशन के क्या क्या मेथड है, किस किस तरीके से, ये सारा बता दिया आपको। यानी कि एक पेज इसने पूरा, एक या 2 1.5 पेज आपके पॉपुलेशन से रिगार्डिंग लिखे हैं। उसके बाद मेन आपको आता, देखो सिलेबस का टॉपिक तो आपके में पूरा दे रखा है, बस पेडागोजिकल एनालिसिस नहीं दे रखा। तो ये आपका पेडागोजिकल एनालिसिस है। दिख रहा है बेटे? साथ साथ ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंटेंट एनालिसिस, उसके बाद आपका सेकंड वाला ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव वाला। उसके बाद आता है आपका टीचिंग मेथड वाला, इसमें भी वही पॉइंट वगैरह बना के दे रखे हैं। शिल्पी माइक ऑफ कर लो बेटे। यस मैम। उसके बाद है आपका इवेल्युएशन प्रोसीजर बना रखा है। ये तो फोन उठाइए नहीं रही है नीतू मैम, प्रैक्टिकल बेटा ना कॉपी, कॉपी के लिए। बेटा मैं कर दूंगी आज मैम को कॉल। हाँ कर दीजिएगा, हम 2 3 बार किए ना तो उठाइए नहीं रही है। ठीक है बेटे, ऐसे करके कंप्लीट कर रखा आपको। समझ में आ गया बेटे? यस मैम। बाकी नहीं आया हो तो फिर अच्छे से पिक्चर वहां से उससे ले लेना, आपका फ्रेंड है जो रोशन, वो फोटो खींच के सेंड कर देगा आपको। और बाकी के बच्चे, ये गुच्चा, उर्वशी, आयुषी, निधि, कुछ समझ में आया बेटे? यस मैम। ठीक है, तो आज का आपका काम है, जो ये टॉपिक दे रखे ना ये पढ़ने हैं आपको। कौन से इकोनॉमिक्स के टॉपिक? वाट्स वाला, लॉ ऑफ रिटर्न, पॉपुलेशन का, नेशनल इनकम का, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और इनका पेडागोजिकल एनालिसिस करके देखना है। लेसन प्लान में करवा चुकी हूँ। उसके बाद ये लर्निंग रिसोर्सेज वाला आ जाएगा आपका। मतलब ये है, पता नहीं इस हफ्ते तक होएगा या नहीं होएगा कंप्लीट सिलेबस। बाकी एसएसटी वालों का तो हो गया था। ठीक है, तो मिलते हैं कल। तो बेटा इन टॉपिक्स को एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है मैम। ठीक है बेटे, अब आप लेफ्ट कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। यस मैम, मुझे एक चीज पूछनी है। बोलो। हेलो मैम, ये ना आपके पास अभी लक्ष्मी पब्लिकेशन की इकोनॉमिक्स वाले बुक है? हाँ, है बेटा। मैम इसमें एक बार प्लीज पेज नंबर 88 और 91 खोलना, या कोई भी खोलो, 88 ही खोलो। एक मिनट। हाँ 88 खोल लिया मैंने।
मैम ये जैसे हमारे लेसन प्लान में ना, मतलब पहले पेज नंबर 86 पे ये जो 5 पॉइंट दे रखे हैं ना, ये वाले जो प्रेजेंटेशन है, अपना कंपैरिजन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, तो इसमें से ना जो ये लेसन प्लान हमें 88 पेज नंबर पे दे रखे हैं, इसमें ये वाले पॉइंट्स तो मिसिंग है, मतलब कंपैरिजन एंड एसोसिएशन वाला और जनरलाइजेशन वाला, ये तो है ही नहीं इस लेसन प्लान में। जो आपका ये बोला ना आपने, एसोसिएशन और ये आपका कंपैरिजन, ये आपका जो आपने यस, प्रेजेंटेशन की ना, प्रेजेंटेशन के अंदर ये यस मैम। क्वेश्चंस की फॉर्म में आप ये कर सकते हो कि बच्चों से उसके बारे में, कंपैरिजन के बारे में पूछ लिया या कुछ कर लिया। जनरलाइजेशन का तो सबसे पहले ही आता है आपका। हाँ, आपका मतलब उसमें मैं बस ये पूछ पॉइंट, रहा हूँ कि ये जो मतलब आप ये पूछना चाहते हो उसमें पॉइंट कुछ अलग दे रखे हैं, लेसन प्लान बनाते वक्त अलग दे रखे हैं। हाँ, ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट मिसिंग ही है, तो मतलब पता कैसे चलेगा कि जो है वो क्या होता है, मतलब या तो बाहर से देखना पड़ेगा कहीं और से, एक मिनट, क्योंकि आप जो इसमें बोल रहे क्या हो ना है, वो क्वेश्चन तो कंपैरिजन है जो एसोसिएशन है, इसके बारे में बता रखा है। दिस स्टेज दैट फैक्ट इंडिकेट्स एंड कंपैरेटिव मेथड यूज्ड टू कोरिलेट शो दैट द सब्जेक्ट टोल्ड टू द स्टूडेंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू देम। Comparative study teachers should relate the study of social study with their subject, and such each indicates social study with the related indicator the other subject. They will not only help the increase the knowledge of the student but will also develop their थिंकिंग पावर। इसमें जो आपने ये जो टेबल बनाई ना, प्रेजेंटेशन की है, आपको इसी के अंदर बच्चे को पढ़ाते हुए समझाना है कि आप किस प्रकार अपने इस सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन भी करके पढ़ सकते हो या एसोसिएट करके भी पढ़ सकते हो, उसके साथ जोड़ के भी पढ़ सकते हो। तो ये आपको जब प्रेजेंट करोगे ना, उसी के अंदर शामिल करना आपको पढ़ाते वक्त, अलग से इसका पॉइंट नहीं बना रखा। जनरलाइजेशन में क्या बताया गया, अंडरस्टैंड द एंटायर लेसन, समझाना है, पूरे लेसन को समझाना है बच्चे को। उसके बाद द स्टूडेंट आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू थिंक दैट रूल आर प्रिंसिपल आर गुड। ये अपॉर्चुनिटी देना बच्चे को, वे सोच सके कि जो ये रूल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल है, वो बिल्डअप हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो मैं सिखाना चाहती थी बच्चे को। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन की दोनों तीनों पॉइंट को इसी के अंदर ऐड कर लिया है इसमें। ठीक है। ठीक है, तो बेटा ठीक है ये मैम। टॉपिक है, इनको आज पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम है तो कल पूछ लेना। डन मैम, डन, थैंक यू। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम है, बुच्चा, आयुषी? नो मैम। नो मैम। चलो ठीक है, तो बेटा बाय एवरीवन। अरे शिल्पी तो बोल रही है, तो ठीक है मैम, माइक बाय ऑन बाय। कर। ठीक है मैम। हाँ बोलो। थैंक यू मैम। ओके बेटा। पूछ रहे थे कि ये जो है ना, पढ़ा है ना अभी पैरागोजिकल एनालिसिस हाँ जी। of the topics with of in the important of the pedagogical analysis of the, ये वाला मेरे में है लेकिन दूसरे तरह से है। फिर बेटा इनका तो इकोनॉमिक्स है ना। ओ इसीलिए ना, हाँ, आपका इसमें एसएससी क्या सब्जेक्ट है। शब्दिक रचना का दृष्टिकोण और शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण पद के शब्दों को मिलकर बनाकर शिक्षा शास्त्र और विश्लेषण की शिक्षा शास्त्र के अभिप्राय को शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त प्रयुक्त उन सभी तरीकों का साधन से है जिसके द्वारा अपने शिक्षक बेटा के कार्य बेटा को शिल्पी, हाँ ये मैम। जस्ट आपका जो एसएसटी का है वो पढ़ रहे हो, और ये बच्चे सारे इकोनॉमिक्स के, तो थोड़ा सा तो वेरिएशन मिलेगा, ज्यादा हाँ तो डिफरेंस दूसरा नहीं है। टाइप का है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसीलिए तो मैंने हाँ आपको वो किया डिफरेंट। था कि आप क्लास को अटेंड कर सकते हो। यस मैम। ठीक है, मतलब हम ये पढ़ सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन वाला भी ऐड कर सकते हो, जो मैंने आज पढ़ाया इन वाले भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो अपने अंदर। ठीक है मैम। वही पूछ रहे थे कि थोड़ा सा और जो मैम को कॉल कर दीजिएगा, जो 3 बार कॉल किए ना, कॉल उठाई कॉल, इसीलिए।
ठीक है, मैं अभी मैडम से बात कर लूंगी और कल फिर आपको बताती हूँ। हाँ वो जो है ना कॉपी ना है प्रैक्टिकल का, वही हाँ जी। मतलब पूछना है कि कहाँ से लेना है, क्या करना है, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, ये मैसेज मैं आपको कर दूंगी मैडम का, ठीक है मैम। आपका मैसेज मैम तक पहुंचा दूंगी। ओके बेटे, ओके बाय मैम। एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटे, बाय बेटे, बाय।